हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज भी हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट थर्ड। हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखोगे ना अगर आप, तो हमने प्रैक्टिस सेट ही स्टार्ट कर रखे हैं। तो आज भी हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो आज हम करेंगे CDP प्रैक्टिस सेट थर्ड वन। सेकंड सेट नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। ओके, तो आज देख लेते हैं फर्स्ट वन। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। कब बोलते हैं? उसके ऑप्शंस ये रहे, 3rd मंथ में, 6 मंथ से, या 35 to 40 मंथ्स के अराउंड, या 10 से 13 मंथ्स के अराउंड। तो देखो बच्चे जो मीनिंगफुल वर्ड जो बोलते हैं ना, इसको प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड कहा जाता है, यानी कि मतलब निकल के आता है। ओके, या वन वर्ड स्टेज भी कह दिया जाता है। तो इसमें पता है आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, मीन्स 1 ईयर के अराउंड बच्चा बोलने लग जाता है मीनिंगफुल वर्ड। ओके, मीन्स देखो आपको मैं सारे बता देती हूँ। 3rd मंथ में तो बच्चा क्या बोलने लगता है? कुकिंग एंड गुर्गलिंग करते हैं, मीन्स कुछ साउंड्स निकालने लगते हैं। ओके, 3 मंथ का जब बेबी हो जाता है तब। एंड 6 मंथ्स पे बैबलिंग करने लगते हैं, मीन्स 6 मंथ्स पे बैबलिंग करते हैं। उससे पहले 6 वीक का जब हो जाता है ना बेबी, तब वो कै बे ऐसे कुछ बोलने लग जाते हैं। और 6 मंथ्स पे आते हैं ना जब, तब बैबलिंग करने लगते हैं, मीन्स बा माँ ऐसे कुछ बोलने लग जाते हैं थोड़ा बहुत। और जब 1 ईयर के आसपास पहुंचते हैं ना, तब उनका वन वर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, 12 मंथ्स पे फर्स्ट वर्ड बोल रहे हैं। 18 मंथ्स पे, देखो आप पिक्चर के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कहाँ कुछ वो अच्छे से बोलने लग जाते हैं। जब 5th ईयर में पहुंचते हैं ना, तब वो लेटर्स आइडेंटिफाई कर देते हैं एंड लॉन्ग सेंटेंस भी बोलने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आंसर विल बी डी, 10 to 13 मंथ्स। ओके, यानी कि 1 ईयर के अराउंड जब बच्चे हो जाते हैं तब वो मीनिंगफुल वर्ड बोलने लग जाते हैं। ओके, Who has given more stress on the philosophy of social constructivism? कंस्ट्रक्टिविज्म होता है रचनावाद। अब ये रचनावाद क्या है? रचनावाद में क्या होता है? बच्चे रचनावाद होने चाहिए, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। ओके, एंड इसमें क्या होता है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ओके, नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं रचनावाद में, कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो बोलते हैं ना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है कंस्ट्रक्टिविज्म पे। रचनावाद मीन्स बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चा खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। ओके, तो ये किसने कहा है? वाइगोस्की, पियाजे, डीवी या कोहलबर्ग? तो आंसर विल बी ए, वाइगोस्की, क्योंकि इनके थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थियरी। तो ये ज्यादा स्ट्रेस किस पे देते हैं, ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद पे। ओके, एंड पियाजे तो रेडिकल पे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि बच्चे को माहौल दो, एनवायरनमेंट दो, अपने आप एक्टिविटी करके सीख लेगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? अब कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, उनमें से बताना है कि फाइन मोटर स्किल कौन सा होता है। फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब मैंने करवाया था तब। तो फाइन मोटर स्किल क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। मैंने बहुत ही अच्छे से एंड बहुत सारे मैंने प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने, जब मैंने वो टॉपिक करवाया था, जब मैंने वो सेशन लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेशन, तो प्लीज आप देख लीजिए। ओके, अब इसके एग्जाम ऑप्शन देख लेते हैं। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, होपिंग मीन्स कूदना, रनिंग दौड़ना, या राइटिंग लिखना। देखो फ्रेंड्स, मैं इजी ट्रिक बता देती हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल आप है ना नाम से ही समझ लो, फाइन मीन्स फिंगर। ओके, मीन्स जो स्मॉल मसल्स होती है ना, उनका यूज होता है इसमें। तो स्मॉल मसल का यूज कहाँ होगा? राइटिंग में होगा। मिल गया ना आंसर, इजीली मिल गया। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं
फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बच्चा कुछ ब्लॉक्स की गेम खेल रहा है, क्ले से कुछ बना रहा है, कुछ कटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कलरिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। ओके, मैंने ट्रिक बता दी, फाइन मोटर स्किल की मैंने ट्रिक बता दी। फाइन आए तो फिंगर ऐसे समझ लेना। ओके, तो कभी आंसर गलत नहीं होगा। अब साथ में हम देखो क्लाइंबिंग, हॉपिंग, रनिंग, ये जो एग्जांपल है ये सब ग्रॉस मोटर स्किल के हैं। ओके, आप पिक्चर के थ्रू इजीली देख सकते हो, ग्रॉस मोटर स्किल में सब कुछ दे रखा है ना। जैसे साइकिलिंग कर रहा है बच्चा तो उसमें उसकी क्या है, लार्ज मसल्स यूज हो रही है ना, लार्ज मसल्स यूज हो रही है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। ओके, देन द आंसर विल बी राइटिंग, वो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ स्कीमा इज। अब ये स्कीमा क्या है? स्कीमा जिसको कहते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन या मेंटल स्ट्रक्चर जो ब्रेन का है, ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर है जो ब्रेन में है, ब्रेन का है, जिसमें सारी चीजें फीड होती हैं। ओके, सारी इंफॉर्मेशन फीड होती है। तो स्कीमा का मतलब क्या है वो बताना है हमें। चंकिंग मैकेनिज्म मीन्स खंडन क्रिया विधि, लर्निंग टेक्निक्स अधिगम विधि, या ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, या डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। कौन सा हो सकता है? मैंने अभी बताया आपको, आंसर विल बी सी। ये स्कीमा को बोलते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अंदर बंच ऑफ इंफॉर्मेशन बोल दो, बहुत ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी बोल दो, मीन्स वो स्कीमा उसको बोलते हैं जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन हम फीड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन का एक पैकेट है पूरा। ओके, जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड है और वो लंबे समय तक हमारी मेमोरी में, हमारी याददाश्त में रहता है। तो आंसर विल बी सी। ओके, स्कीमा क्या है? इट्स ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि ये स्कीमा है और उसमें देखो कितना कुछ हमने स्टोर कर रखा है सिस्टमैटिक वे पे। ओके, सिस्टमैटिक वे में स्टोर किया हुआ है ताकि लॉन्ग टर्म तक हम याद रख सकें। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, आनुवंशिकता की इकाई है, क्या है? देखो ये वाला चैप्टर भी बहुत इजी है, बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। क्रोमोसोम्स, फर्टिलाइज्ड एग, जीन या जायगोट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जीन। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ये, ठीक है। जीन क्रोमोसोम से होते हुए जाता है। ओके, क्रोमोसोम की हेल्प से जीन फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है और आगे जनरेशन टू जनरेशन ये जाता है आगे। ओके, नेक्स्ट वन, सो आंसर विल बी सी, जीन। Which of the following may not be expected from a teacher to keep in mind while respecting individual differences? मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स नहीं पूछा है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग, एडजस्टिंग द करिकुलम, लीविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, या एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखो एबिलिटी ग्रुपिंग मैंने बताया था, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर लो। ओके, एडजस्टिंग द करिकुलम, करिकुलम को बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, होना चाहिए। एंड डी जो है एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग भी एडजस्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, ठीक है। क्या फोकस, क्या ध्यान रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान करते हुए टीचर को ये सब फॉलो करना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी। मीन्स मतलब ये है कि टीचर सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेगा। नॉट पूछा है ना, तो आंसर जो नॉट पूछा है वही सही आएगा, सी होगा ना। लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, ये टीचर को कभी नहीं करना चाहिए, बच्चे को खुद पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, ये सही नहीं है क्योंकि देखो हर एक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक बच्चे में है, कोई दो बच्चे सेम नहीं है। इंटरेस्ट से, एप्टीट्यूड से, एटीट्यूड से, इंटेलिजेंस पावर से, हर एक एस्पेक्ट में एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफर करता है, डिफरेंट है।
इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करना चाहिए। टीचिंग मेथड हो गया, करिकुलम हो गया, उनको एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअली, देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, विजुअल है मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पिक्चर देख के, इमेजेस देख के, इन सबसे वो इजीली समझते हैं कंसेप्ट को। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑडिटरी, सुनकर अच्छे से समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो वर्बली सुनेंगे, जैसे कि वर्ड्स हो गया, कुछ स्पीच हो गया जैसे वगैरह, सब कुछ ये अच्छे से सुन के बोलकर इजीली समझते हैं। कुछ होते हैं जो काइनेस्थिक मीन्स एक्टिविटी करके समझते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करके, सेंस ऑफ टच से समझते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो लॉजिक, रीजनिंग, सिस्टम्स, इन सब के अकॉर्डिंग मीन्स पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो टीचर को इन सब बच्चों के अकॉर्डिंग ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करनी चाहिए। ओके, सो आंसर विल बी लीविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ये आंसर सही माना जाएगा क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा हुआ है। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख। The process of an individual's capacity quantitatively should be termed as, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रात्मक पूछा है तो क्या होगा, क्या है जो मात्रा में बता सकते हैं हम? बहुत इजी कंसेप्ट है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, मात्रा में हम क्या बता सकते हैं? ये मैंने बहुत बार बताया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब कराया था, कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिवली में बता सकते हैं, मात्रा में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? ग्रोथ। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, एग्जाम के मार्क्स हो गए। ओके, देन काफी कुछ हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये है, एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं। ओके, सो आंसर विल बी ग्रोथ। अब डेवलपमेंट मैंने बताया हुआ है कि डेवलपमेंट बोथ होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। ओके, क्योंकि डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ। तो ग्रोथ के जो पॉजिटिविटी होगी, ग्रोथ के जो फैक्टर होंगे, ग्रोथ का जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो भी तो डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा ना। ओके, सो आंसर विल बी ग्रोथ। आगे, For the proper development of a child at adolescent stage, parents and teacher can do the following. Which one? किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन सा कार्य कर सकते हैं देख लेते हैं। रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरमेंट, अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इफ रिक्वायर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। देखो फ्रेंड्स, एडोलसेंस का जो एज टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 12 to 18 ईयर्स, जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चे में। ओके, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत सारा कुछ जो कुछ भी है वो सारा इसी स्टेज में आ जाता है। ओके, एडोलसेंट टाइम पीरियड में। तो इसमें टीचर और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए टीचर को, ताकि बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट मिल सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके उसकी। रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना करवाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चे को होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जेंडर एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए। सेकंड हो गया प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट, उचित वातावरण प्रदान करना। हाँ, ये भी होना चाहिए। जब प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाएगा। ओके, माहौल भी तो इम्पोर्टेंट रखता है ना। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इफ रिक्वायर्ड, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। जहां बच्चे को जरूरत लगे ना कि कहीं डिफिकल्टी हो रही है, उसको हेल्प की जरूरत है, उसको गाइडेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, तो वो मांग सके तो प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, या ऑल ऑफ द अबव, मीन्स ये तीनों ही पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। आगे बढ़, डैश इज द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन पर्सपेक्टिव एंड अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड। मीन्स क्या बोल रहे हैं ये
कि बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मीन्स अपने पर्सपेक्टिव और दूसरे पर्सपेक्टिव के बीच का बता रहे हैं। ठीक है, बीच उनमें इनएबिलिटी होती है कि वो नजरिया फर्क नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो वो कौन सा स्टेज आएगा? जब फर्क नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन सेंट्रिज्म, केंद्रस्थ, या ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्र से, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म है, एनिमिज्म, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। मतलब देखो, खुद का पर्सपेक्टिव और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहा है बच्चा। ओके, उसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर तो वही होगा ना कि वो अहम केंद्रित है। ठीक है, मीन्स ईगोसेंट्रिज्म है बच्चा, ईगोसेंट्रिज्म है मीन्स खुद को सेंटर में रख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ और मेरे आसपास सारी दुनिया है, मैं बीच में हूँ। ओके, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है इसमें। जब बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होगा ना, तभी उसमें ये फर्क करने का, डिस्टिंग्विश करने की क्षमता नहीं होती है। वो अपने पर्सपेक्टिव और दूसरों के पर्सपेक्टिव को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, फर्क नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही सेंटर समझ रहा है। ओके, the answer will be egocentrism. Next, at which stage of development children become capable of seeing more than one potential solution to the same problem and think logically about the world around them? तो इसमें क्या होगा? देखो, विकास के किस चरण में बच्चे एक ही समस्या के एक से अधिक संभावित समाधान देखने में सक्षम हो जाते हैं और तार्किक रूप से अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते हैं। कौन सा स्टेज हो सकता है डेवलपमेंट का? ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे बहुत डिटेल में बोलते हैं सोल्यूशन निकाल लेते हैं? ठीक है, एक से अधिक सोल्यूशन निकाल लेते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होगी? सेंसरी मोटर स्टेज? ये तो नहीं होगी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज? तो फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि इसका आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्यों? क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है और इसमें बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। देखो, इतने सारे एस्पेक्ट्स बता रखे हैं, पिक्चर के थ्रू देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, काफी कुछ डेवलप हो जाता है बच्चे का इस स्टेज में। मीन्स फुल्ली मैच्योर हो जाता है, फुल्ली डिटेल में समझ सकता है सब कुछ, सारे कंसेप्ट समझ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तक पुट कर सकता है, वो खुद सब कुछ समझने लग जाता है। एनालाइज कर देंगे, रीजनिंग कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, इवेल्युएट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ है, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें इस स्टेज में आकर बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता है। मीन्स उसके अंदर सारे कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, पिक्चर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। ओके, mass media is becoming a very important agency of socialization. Which statement is right? जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? मीन्स जो मास मीडिया है, जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन की एक एजेंसी है मास मीडिया, तो उसमें बताते हैं कि मास मीडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, जैसे सोशलाइजेशन के मैंने बताए हुए हैं कि फैमिली, स्कूल, मास मीडिया, पीयर्स, ये बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका पड़ता है? सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है मास मीडिया का। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन। मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन, सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली। ओनली तो इसमें कुछ नहीं है, ओनली जैसा तो कहीं पे भी कुछ नहीं है सोशलाइजेशन में, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ फैमिली सोसाइटी तो नहीं आएगी। ओके, जो सेकंड ऑप्शन तो, बी ऑप्शन तो गलत ही है, उसको तो हटा ही दो। ओके, एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं? जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। काफी हद तक सही लग रहा है, लेकिन हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया।
बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो आंसर विल बी सी। मीन्स जो मास मीडिया है वो बढ़ता, उसकी पहुंच बढ़ रही है, आजकल डिमांड मास मीडिया की है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये, ठीक है। तो मास मीडिया की डिमांड ज्यादा है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों के एटीट्यूड में, वैल्यूज में, बिलीव्स में, ठीक है, तो काफी फर्क पड़ता है। देखो आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, मास मीडिया में काफी कुछ है, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, न्यूज वगैरह जो टीवी में देखते हो, इंटरनेट कनेक्शन, काफी कुछ है जिससे आज के दौर में लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वैल्यूज वगैरह, बिलीव्स हैं, इन सब में काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओके, किसके थ्रू? मास मीडिया के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन, अब्राहम मैस्लो वॉज बेसिकली अभी लास्ट हमने प्रीवियस ही वीडियो किया था, जब हमने थियोरी सेशन किया था उसमें मैंने मोटिवेशन करवाई थी, थियोरीज ऑफ मोटिवेशन भी करवाई थी। इसमें मैंने बहुत बार बोला था कि जो अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थियोरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो ये आया है ना क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो क्या थे वो, ठीक है, मूल रूप से क्या है, मतलब ऑप्शन देंगे, प्रैग्मेटिक है, बिहेवियरिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है या रियलिस्ट है। प्रगतिवाद बोल लो या प्रकृतिवाद भी बोल सकते हैं इसको, बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी, ह्यूमनिस्ट या मानवतावादी, या रियलिस्टिक यथार्थवादी। तो बताना है हमें क्या है। देखो जब हमने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ी वो थी हायरार्की नीड्स, ठीक, ऑफ मोटिवेशन है ये, हायरार्की नीड्स की थ्योरी है ये। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है आप बता सकते हो? मानवतावाद पे ही है ना, क्योंकि सारी नीड्स जो है वो किससे रिलेटेड है? मानवतावाद से, मानव से मीन्स इंसानों से रिलेटेड है ना, इंसानों की नीड्स कैसे फुलफिल हो रही है वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है अपनी थ्योरी में। तो अब्राहम मैस्लो क्या हुए? वो हुए ह्यूमनिस्ट। ओके, बिहेवियरिस्ट तो वो है जैसे कि जो कंडीशनिंग में विश्वास रखते हैं, जैसे कि स्किनर हो गया, पेवलोव है, क्लार्क हल है, थॉर्नडाइक है। ओके, ये सब आते हैं बिहेवियरिस्ट में। तो अब्राहम मैस्लो है ह्यूमनिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें 5 स्टेजेस हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो बेसिक नीड्स मानी जाती है, ओके, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। वो नीड जब फुलफिल हो जाती है तब इंसान नेक्स्ट नीड पे प्रोसीड करता है, वो होती है सेफ्टी नीड्स। मीन्स इंसान को खाना पीना, रहना, घर वगैरह सब कुछ मिल गया, तो अब उसको क्या चाहिए? अब उसको सेफ्टी चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ रह सके, जॉब वगैरह चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ओके, ये भी बेसिक नीड्स हो गई। वो नीड्स, सेफ्टी नीड्स पूरी होने के बाद आगे बढ़ता है इंसान, तब उसकी दूसरी नीड्स आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, मीन्स यार दोस्त बनाना, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह बनाने, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं ये भी। ओके, उसके बाद एस्टीम नीड्स आती है जिसमें प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ जाता है, अचीवमेंट की फीलिंग आ जाती है। ओके, मीन्स पहचान बनानी है ना, एस्टीम नीड्स, पहचान बन गई, अब पब्लिक जानने लगी, लोग जानते हैं, बाहर निकलते हैं तब। एंड लास्ट होती है सेल्फ फुलफिलमेंट, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, तो ये तो है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जिसका नाम था हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। ओके, मोटिवेशन से है ये रिलेटेड। नेक्स्ट, the process of helping the individual through his own efforts to discover and develop his potentials in order to better adjustment to environment। कहना क्या चाह रहे हैं? पर्यावरण को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए अपनी क्षमताओं को खोजने और विकसित करने के अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति की मदद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गाइडेंस, मार्गदर्शन, काउंसलिंग, परामर्श, मोटिवेशन, प्रेरणा। अब मोटिवेशन को अभिप्रेरणा भी कहते हैं, प्रेरणा भी कहते हैं। ओके, या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा मोटिवेशन। ओके, क्या हो रहा है? मोटिवेशन क्या है? टू स्टार्ट द वर्क, कंटिन्यू एंड स्टेबल, इट इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन में ऐसा आता है कि कोई काम शुरू किया, वर्क शुरू किया, उसको स्टार्ट किया, परस्यू किया, मीन्स लगातार कंटिन्यू रखा, और लास्ट में अचीव किया, हासिल किया, उसको कहा जाता है मोटिवेशन। ओके,
सो आंसर विल बी सी, मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट। विकास में व्यक्तिगत अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल मीन्स पर्यावरणीय कारकों को देखने के लिए जो व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, कारकों को देखना है। पर्यावरण के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको देख रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं जो इंडिविजुअल्स पे अफेक्ट डाल रहे हैं। या फिर टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, शरीर और मस्तिष्क की परिपक्वता पर विचार करने के लिए। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। या लास्ट है टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। ओके, तो देखो अकेला हेरिटेड नहीं देख सकते ना कि क्या वो बच्चा कितना है इनहेरिट कर रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं, सिर्फ वो तो नहीं देखा जाएगा, दोनों देखे जाएंगे ना, एनवायरमेंटल और हेरिडिटरी दोनों फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है ना, तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स माने जाएंगे कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो द आंसर विल बी सी, टू कंसिडर बोथ, दोनों को कंसिडर करना है। ओके, हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको, जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको कंसिडर किया जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of these is an example of extrinsic motivation? इनमें से कौन सा है extrinsic motivation का example? I learn so much when I do my homework. जब मैं अपना होमवर्क करता हूं तो मैं बहुत कुछ सीखता हूं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Doing homework makes me understand my concept better. यानी कि होमवर्क करने से मुझे अपनी अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ में आता है। Okay, next, I complete my homework because the teacher gives us marks for each assignment. मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ क्योंकि शिक्षक हमें प्रत्येक असाइनमेंट के लिए अंक देता है। या लास्ट वन, I enjoy doing my homework because it is so much fun. मुझे अपना होमवर्क करने में मजा आता है क्योंकि वह बहुत मजेदार होता है। तो देखो फ्रेंड्स, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा है तो आंसर विल बी सी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसमें वजह बताई जाती है। इसमें बहुत बता रहा है ना, ये आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। फायदा मिल रहा है ना उसको टीचर की तरफ से, हमें समझ में आया। तो वो होमवर्क इसलिए कंप्लीट कर रहा है क्योंकि टीचर उसको वो असाइनमेंट पूरा करने के बदले में क्या दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेट हो रहा है, टीचर ने उसको बोला है कि आप होमवर्क कंप्लीट करो, तो आपके होमवर्क कंप्लीट होने के जो असाइनमेंट आप कंप्लीट करके लाओगे उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टीचर ने उसको मोटिवेट किया है, तो ये क्या है, तो ये हुआ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, यही थी आज की कहानी। आज हमने अराउंड 15 क्वेश्चंस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर स्पीड बहुत फास्ट रही हो तो आप वापस से दोबारा से ये सेशन देख सकते हैं। एंड अगर आपका कोई थियोरी पोर्शन, कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आपको प्रॉपर वहाँ पर वीडियोस सब अवेलेबल है, सब मिलेगा आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो। एंड अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।